तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने इस चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th साइंस पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 1 यानी कि जीवों में जन्म नाम का जो चैप्टर है इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इनमें से कौन जीव अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन ऐसा जीव है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक ही बार फूल यानी कि पुष्प को पैदा करता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा वो जीव कौन है, बांस है। बांस अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार फूल को पैदा करता है। तो एक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए एक अर्धसूत्री से हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 शुक्राणु का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि हमें 124 शुक्राणु का निर्माण करना है तो इसके लिए हमें कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमें 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। आप लोग कैलकुलेट करके इसे निकाल सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि केचुआ प्राणी है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि केचुआ किस प्रकार का प्राणी है, मतलब वो एक लिंगी है, द्विलिंगी है, अलिंगी है या फिर नपुंसक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केचुआ जो होता है वो एक प्रकार का द्विलिंगी प्राणी होता है। आप लोग याद रखिएगा। तो 3 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इनमें से कौन सा भाग अनुगीनित है। तो कौन सा भाग अनुगीनित है ये आप लोग को बताना है। और आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो युग्मनज होता है वो क्या होता है, अनुगीनित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अब देखिए अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो बंगाल का आतंक इन चारों में से किसे कहा जाता है ये आप लोग को बताना है। और आप सभी लोग याद रखिएगा कि बंगाल का आतंक हम लोग किसे कहते हैं, तो जलकुंभी को कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अब देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मनज होता है तो यह क्या कहलाता है। तो जब नर और मादा गैमीट में जब युग्मनज की क्रिया होती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मध्य चक्र किस में पाई जाती है। तो देखिए मध्य चक्र जो होती है वो गाय में भी पाया जाता है, भेड़ में भी पाया जाता है, कुत्ते में भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी में, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। तो जितने भी उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं उनमें निषेचन कहाँ पे होता है, और ऑप्शन दिया गया है बाहरी निषेचन होता है, मतलब बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन होता है, जल में होता है या फिर हवा में होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि जितने भी उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं उनमें कहाँ पे निषेचन होता है, तो उनमें बाह्य निषेचन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे 9 नंबर ये कहता है कि शकलकंद का उदाहरण है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि शकलकंद का उदाहरण क्या होता है। तो शकलकंद का उदाहरण होता है प्याज, और एक और उदाहरण होता है लहसुन। आप लोग उसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होती है। तो जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उनमें निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निषेचन की क्रिया जो होती है वो फिलोपियन नली में होती है, जिसको हम लोग फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है। तो ऋतुस्राव चक्र जो है ये किस में पाया जाता है, तो ये मनुष्य में भी पाया जाता है, बंदर में भी पाया जाता है, चिंपैंजी में भी पाया जाता है, मतलब इनमें से सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है वो ये कहता है कि मनुष्यों में युग्मकों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य में जो युग्मकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 46 यानी कि 46 होती है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि
इनमें से कौन अंड प्रजनक है, मतलब कौन ऐसे जीव है जो अंडा देते हैं। तो देखिए मुर्गी तो अंडा देती है, सांप भी अंडा देती है, मगरमच्छ भी अंडा देती है, मतलब इनमें से सभी क्या है, अंड प्रजनक है, मतलब अंडे देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अब देखिए अगले क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जब निषेचन जीवों के शरीर के बाहर होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब निषेचन की क्रिया जीवों के शरीर से बाहर होती है तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं, और जब निषेचन की क्रिया जीवों के शरीर के अंदर होता है तो उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो ये दोनों में से किसी को ही पूछ सकता है। फिलहाल यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि युग्मकों का स्थानांतरण हो सकता है। तो युग्मकों का स्थानांतरण कैसे हो सकता है ये आप लोग को बताना है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि युग्मक का जो स्थानांतरण है वो जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, किसी जंतु के द्वारा भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। तो आप लोग टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी को, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बाह्य निषेचन क्या होता है। अब आप लोग को ये बताना है कि बाह्य निषेचन की जो क्रिया है ये इन चारों में से किस जीव में होती है। तो देखिए बाह्य निषेचन घोंघा में नहीं होता है, मनुष्य में भी नहीं होता है, हिरण में भी नहीं होता है। बाह्य निषेचन की जो क्रिया है वो मेढक में होता है, और आप लोग इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पादप नहीं है। उभयलिंगी पादप नहीं है मतलब एक लिंगी पादप है। तो एक लिंगी पादप कौन सा है। तो देखिए गुड़हल का पेड़ ये नहीं होगा, मक्का का पेड़ ये भी नहीं होगा, सरसों का पेड़ ये भी उभयलिंगी होता है, लेकिन जो पपीता होता है ये उभयलिंगी नहीं होता है बल्कि ये एक लिंगी होता है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो अगर कोई ठहरा हुआ पानी है और उसमें अगर आप लोग जलकुंभी को डालते हो तो ये क्या करेगा, उस ठहरे हुए पानी में जितने भी ऑक्सीजन है उन सभी ऑक्सीजन को खींच लेगा। और कौन खींचता है, जलकुंभी खींचता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी कि जलकुंभी। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है। तो जल माध्यम से निषेचन किन जीव में होता है। तो देखिए जल माध्यम से जो निषेचन की क्रिया है वो शैवाल में भी होता है, टेरिडोफाइटा में भी होता है, बायोफाइटस में भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अग्रेब में वर्धी प्रजनन होता है। वर्धी प्रजनन को हम लोग कायिक प्रजनन भी कहते हैं। तो अग्रेब नाम का जो पौधा होता है इसमें वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो वो बुलबिल के द्वारा होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे ये कहता है कि निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो अगर उभयलिंगी जंतु नहीं है मतलब वो एक लिंगी होना चाहिए। तो देखिए जोक जो होता है उभयलिंगी होता है, केचुआ उभयलिंगी होता है, फीट कृमि जो होता है ये भी उभयलिंगी होता है, लेकिन जो घरेलू मक्खी होती है ये उभयलिंगी नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपसे ये कहता है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है। तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है ये आप लोग को बताना है। और द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है, तो द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष, आप लोग याद रखिएगा। तो 22 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बीजाणु द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मोर्स और फल सामान्यतः किस समूह के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि मोर्स और फल जो होते हैं मतलब कुछ ऐसे जीव जो बीजाणु के द्वारा जनन करते हैं, ये जीव किस समूह के होते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि ये जो जीव होते हैं यानी कि ये जो पौधे होते हैं ये ब्रायोफाइटा नाम के समूह के होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो भ्रूणपोष जो होती है उसमें आप लोग याद रखिएगा या तो 2n होता है या फिर 3n क्रोमोसोम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इसको बी कर लीजिए और इसको सी कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी 2n या फिर 3n, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये कहता है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो इसे क्या कहते हैं। मतलब जब किसी भी संतति की उत्पत्ति केवल और केवल एक जनक के द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, और जब दो जनक के द्वारा किसी संतति की उत्पत्ति होती है तो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो यहाँ पे 25 नंबर का क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।